प्लेटो के राजनीतिक विचारों का मूल आधार उनके आदर्श राज्य की विचार की अवधारणा है, जिसका मूल संबंध किससे है? न्याय के सिद्धांत से। न्याय का सिद्धांत भारतीय संदर्भ में माने तो न्याय से वो आशय नहीं है जो विधि के संदर्भ में माना जाता है अथवा कानून के संदर्भ में माना जाता है अथवा गलत और सही का निर्णय करने के संबंध में माना जाता है। यहाँ न्याय की अवधारणा से सीधा सा आशय है भारतीय धर्म की अवधारणा के समकक्ष, अर्थात जो व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, जो भी उसके दायित्व हैं, उसको पूरा करने के लिए उसका समर्थ होना, उसे पूर्ण करना, वो ग्रीक संदर्भ में, हम प्लेटो के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में उसको देखते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो अवधारणा दी उसका मूल आधार किसको माना? न्याय के सिद्धांत को माना। और न्याय के सिद्धांत का सीधा सा अर्थ ये था कि व्यक्ति में मूलतः प्राकृतिक रूप से जो सद्गुण है, उस सद्गुण का प्रयोग, उस सद्गुण का परिष्करण, उस सद्गुण का परिमार्जन किस प्रकार समाज के हित में वर्गों के माध्यम से किया जाए। प्लेटो के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अपने सद्गुण के साथ न्याय नहीं करता है तो वो कभी भी समाज के साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा। यदि व्यक्ति असंतुष्ट है तो समाज कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति और समाज के मध्य समन्वय स्थापित करके न्याय के सिद्धांत के आधार पर जो कौशल विकसित होगा, जो कुशलता विकसित होगी, जो परिष्कार विकसित होगा, वही अपने श्रेष्ठतम रूप में समाज को न्याय के सिद्धांत पर आधारित बना पाएगा। इसके लिए न्याय के सिद्धांत से भी पहले प्लेटो ने आदर्श राज्य की एक संकल्पना प्रस्तुत की अपनी रचना रिपब्लिक में। उस संकल्पना के अनुसार व्यक्ति में जो मूल सद्गुण है वही न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो आदर्श राज्य को अगर बनाना है या राज्य को आदर्श बनाना है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? न्याय के सिद्धांत की पालना करनी आवश्यक है। न्याय के सिद्धांत का पहला, जिसमें हर व्यक्ति के सद्गुण को पहचानना और दूसरा उस सद्गुण के आधार पर सामूहिक स्तर पर वर्ग की संरचना करना, अर्थात व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, मूल सद्गुण को, उसकी मूल विशेषता का परिष्कार करके समाज के मूल संवर्ग के साथ में उसका संयोजन और समन्वय स्थापित करना। इस प्रकार प्लेटो ने मूलतः 3 सद्गुण माने जो प्रत्येक रूप में किसी न किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं। अर्थात व्यक्ति में यद्यपि तीनों सद्गुण हो सकते हैं, लेकिन एक मूल सद्गुण उसका होता है जो उसके व्यक्तित्व को या उसकी क्षमता को परिभाषित करता है। तो तृष्णा, शौर्य और विवेक, एपेटाइट, क्षुधा, इच्छा, शौर्य, साहस, कर्मठता, विवेक, निर्शील विवेक, निर्णय करने की क्षमता, आदेश देने की क्षमता। तो इन 3 सद्गुणों को पहचान कर हम इसके आधार पर अन्य वर्गों की रचना कर सकते हैं। प्लेटो के अनुसार एक विशेष पद्धति के द्वारा, एक परीक्षा पद्धति के द्वारा, एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति के द्वारा तृष्णा के आधार पर किस वर्ग का निर्माण होगा? उत्पादक वर्ग का निर्माण होगा। अर्थात समाज में जिन व्यक्तियों में तृष्णा का सद्गुण प्रभावी होगा उनसे मिलकर उत्पादक वर्ग निर्मित किया जाएगा, उत्पादक वर्ग निर्मित होगा। जिसमें शौर्य का, साहस का, पराक्रम का सद्गुण होगा उससे कौन सा वर्ग निर्मित होगा? उससे सैनिक वर्ग निर्मित होगा। सैनिक वर्ग जो सीमाओं की रक्षा करेगा, राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगा और आदर्श राज्य की सीमाओं को संरक्षण प्रदान करेगा। तीसरा, विवेक, जो शासन का दायित्व ग्रहण करेगा, इसको क्या कहा जाएगा? शासक वर्ग कहा जाएगा। लेकिन यहाँ प्लेटो बिल्कुल स्पष्ट थे, चूँकि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों को महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, दोनों के ऊपर महत्वपूर्ण दायित्व है, इसलिए इन दोनों को क्या माना जाएगा? संरक्षक वर्ग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? संरक्षक वर्ग माना जाएगा। और इन वर्ग के ऊपर वो नियम लागू होंगे जो सामान्यतः उत्पादक वर्ग के ऊपर लागू नहीं होंगे। अन्य विशिष्ट विशेषीकरण के सिद्धांत का पालन किया जाएगा कि अनिवार्यता होगी, अर्थात जो तृष्णा से युक्त उत्पादक वर्ग कार्य करेगा वो उत्पादन के ही कार्य में संलग्न रहेगा। जो सैनिक वर्ग सैन्य से संबंधित कार्य करेगा वह अपने उसी कार्य में तत्पर रहेगा। शासक वर्ग जो कार्य करेगा वो उसी कार्य में विशिष्टता प्राप्त करेगा। अर्थात अंतिम बिंदु, अन्य वर्गों में हस्तक्षेप का सिद्धांत, कोई भी वर्ग किसी भी अन्य वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मूलतः प्लेटो की न्याय की इसी अवधारणा पर आदर्श राज्य का यह सिद्धांत प्लेटो द्वारा प्रस्तुत किया गया।